कहानी संसार में लीजिए सुनिए। सआदत हसन मंटो की लिखी कहानी हारता चला गया। लोगों को सिर्फ जीतने में मजा आता है, लेकिन उसे जीत कर हार देने में लुत्फ आता है। जीतने में उसे कभी इतनी दिक्कत महसूस नहीं हुई, लेकिन हारने में अलबत्ता उसे कई दफ़ा काफ़ी तगो-दो करना पड़ी। शुरू शुरू में बैंक की मुलाजमत करते हुए जब उसे ख्याल आया कि उसके पास भी दौलत के अंबार होने चाहिए, तो उसके अजीजों अकारिब और दोस्तों ने इस ख्याल का मजाहका उड़ाया था। मगर जब वो बैंक की मुलाजमत छोड़कर बम्बई चला गया, तो थोड़े ही अरसा के बाद उसने अपने दोस्तों और अजीजों की रुपए पैसे से मदद करना शुरू कर दिया। बम्बई में उसके लिए कई मैदान थे, मगर उसने फिल्म के मैदान को मुंतखब किया। इसमें दौलत थी, शोहरत थी, और इसमें चलकर फिर वो दोनों हाथों से दौलत समेट सकता था और दोनों ही हाथों से लुटा भी सकता था। चुनाचे अभी तक इसी मैदान का सिपाही है। लाखों नहीं, करोड़ों रुपया उसने कमाया और लुटा दिया। कमाने में इतनी देर न लगी जितनी लुटाने में। एक फिल्म के लिए गीत लिखे, लाख रुपए धरवा लिए, लेकिन 1 लाख रुपए को रंडियों के कोठों पर, भड़ों की महफिलों में, घुड़दौड़ के मैदानों में और किमार खानों में हारते हुए उसे काफ़ी देर लगी। एक फिल्म बनाया, 10 लाख का मुनाफा हुआ। अब इस रकम को इधर उधर लुटाने का सवाल पैदा हुआ। चुनाचे उसने अपने हर कदम में लग्जिश पैदा कर ली। 3 मोटरें खरीद लीं, एक नई और 2 पुरानी, जिनके मुतल्लिक उन्हें अच्छी तरह इल्म था कि बिल्कुल नाकारा है। ये उसके घर के बाहर गलने सड़ने के लिए रख दी गई जो नई थी। उसको गैराज में बंद कर दिया गया, इस बहाने से कि पेट्रोल नहीं मिलता। उसके लिए टैक्सी ठीक थी। सुबह ली, 1 मील के बाद रुकवा ली, किसी किमार खाने में चले गए। वो 2500 रुपये हार कर दूसरे रोज बाहर निकले। टैक्सी खड़ी थी, उसमें बैठे और घर चले गए और जानबूझकर किराया अदा करना भूल गए। शाम को बाहर निकले और टैक्सी खड़ी देखकर कहा, अरे नाबकार, तू अभी तक यहीं खड़ा है, चल मेरे दफ्तर, तुझे पैसे दिलवा दूं। दफ्तर पहुंचकर फिर किराया चुकाना भूल गए और ऊपर तले 2-3 फिल्म कामयाब हुए। जितने रिकॉर्ड थे सब टूट गए। दौलत के अंबार लग गए, शोहरत आसमान तक जा पहुंची। झुझलाकर उसने ऊपर तले 2-3 ऐसे फिल्म बनाए जिनकी नाकामी अपनी मिसाल आप होके रह गई। अपनी तबाही के लिए कई दूसरों को भी तबाह कर दिया, लेकिन फौरन ही आस्तीनें चढ़ाईं। जो तबाह हो गए उनको हौसला दिया और एक ऐसा फिल्म तैयार कर दिया जो सोने की कान साबित हुआ। औरतों के मामले में भी उनकी हार जीत का यही चक्कर कार फरमा रहा था। किसी महफिल से या किसी कोठे पर से एक औरत उठाई, उसको बना सवार कर शोहरत की ऊंची गद्दी पर बैठा दिया और उसकी सारी निस्वानियत मुखस्सर करने के बाद उसे ऐसे मौके बहम पहुंचाए कि वो किसी दूसरे की गर्दन में अपनी बाहें हमायल कर दे। बड़े बड़े सरमायादारों और बड़े बड़े इश्क पेशा खूबसूरत जवानों से मुकाबला हुआ। सर धड़ की बाजियां लगी, सियासत की बिसात बिछी, लेकिन वो हर तमाम खारदार झाड़ियों में हाथ डालकर अपना पसंदीदा फूल नोच कर ले आया। दूसरे दिन ही उसको अपने कोट में लगाया और किसी रकीब को मौका दे दिया कि वो झपट्टा मार कर ले जाए। उन दिनों जब वो फारस रोड के एक किमार खाने में लगातार 10 रोज से जा रहा था, उस पर हारने की ही धुन सवार थी। यूं तो उसने ताज़ा ताज़ा एक बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस हारी थी और 10 लाख रुपए एक फिल्म में तबाह कर दिए थे, मगर इन 2 हादिसों से उसकी तबीयत सैर नहीं हुई थी। ये 2 चीज़ें बहुत ही अचानक तौर पर उसके हाथ से निकल गई थी। उसका अंदाज़ा इस दफ़ा गलत साबित हुआ था। चुनाचे यही वजह है कि वो रोज़ फारस रोड के किमार खाने में नाप तौल कर एक मुकर्ररा रकम हार रहा था। हर रोज़ शाम को अपनी जेब में 200 रुपये डालकर वह पवन पिले का रुख करता था। उसकी टैक्सी टखाइयों की जंगला लगी दुकानों की कतार के साथ साथ चलती और वो जाकर बिजली के एक खंभे के पास रुक जाती। अपनी नाक पर मोटे शीशों वाली ऐनक अच्छी तरह जमाता, धोती की लांग ठीक करता और एक नज़र दाएं जानिब देखकर, जहां लोहे के जंगले के पीछे एक निहायत ही बदशक्ल औरत टूटा हुआ आईना रखे सिंगार में मशरूफ होती, ऊपर बैठक में चला जाता। 10 रोज से वो मुतवासिर फारस रोड के इस किमार खाने में 200 रुपया हारने के लिए आ रहा था। कभी तो ये रुपए 2-3 हाथों में ही ख़त्म हो जाएं और कभी इनको हारते हारते सुबह हो जाती।
11वें रोज बिजली के खंभे के पास जब टैक्सी रुकी तो उसने अपनी नाक पर मोटे मोटे शीशों वाली ऐनक जमा कर और धोती की लांग ठीक कर एक नज़र दाएं जानिब देखा तो उसे एकदम महसूस हुआ कि वो 10 रोज से इस बदशक्ल औरत को देख रहा है। हस्ब ए दस्तूर टूटा हुआ आईना सामने रखे लकड़ी के तख्त पर बैठी सिंगार में मशरूब थी। लोहे के जंगले के पास आकर उसने गौर से उस अधेड़ उम्र की औरत को देखा। रंग स्याह, जिल्द चिकनी, गालों पर ठोड़ी और नीले रंग के छोटे छोटे सुई से गुथे हुए दायरे जो चमड़ी की स्याही में करीब करीब जज्ब हो गए थे। दांत बहुत ही बदनुमा, मशूड़े पान और तंबाकू से गले हुए। उसने सोचा, इस औरत के पास कौन आता होगा। लोहे के जंगले की तरफ जब उसने एक कदम और बढ़ाया तो वो बदशक्ल औरत मुस्कुराई। आईना एक तरफ रखकर इसने बड़े ही भौड़ेपन से कहा, क्यों सेठ, रहेगा? उसने और ज़्यादा गौर से उस औरत की तरफ देखा जिसे इस उम्र में भी उम्मीद थी कि उसके ग्राहक मौजूद हैं। उसको बहुत हैरत हुई। चुनाचे उसने पूछा, बाई तुम्हारी क्या उम्र होगी? ये सुनकर औरत के जज्बात को धक्का सा लगा। मुंह बिसोरकर उसने मराठी जबान में शायद गाली दी। उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। चुनाचे उसने बड़े खुलूस के साथ उससे कहा, बाई मुझे माफ़ कर दो, मैंने ऐसे ही पूछा था, लेकिन मेरे लिए बड़े अचंभे की बात है, हर रोज़ तुम सज धज कर यहाँ बैठती हो, क्या तुम्हारे पास कोई आता है? औरत ने कोई जवाब न दिया। उसने फिर अपनी गलती महसूस की और उसने बगैर किसी तजस्सुस के पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? औरत जो पर्दा हटाकर अंदर जाने वाली थी रुक गई। गंगूबाई। गंगूबाई, तुम हर रोज़ कितना कमा लेती हो? उसके लहजे में हमदर्दी थी। गंगूबाई लोहे के सलाखों के पास आ गई। 6-7 रुपए, कभी कुछ भी नहीं। 6-7 रुपए और कभी कुछ भी नहीं। गंगूबाई की ये अल्फाज दोहराते हुए उन 200 रुपयों का ख्याल आया जो उसकी जेब में पड़े थे और जिनको वो सिर्फ हार देने के लिए अपने साथ लाया था। उसे मान एक ख्याल आया, देखो गंगूबाई, तुम रोजाना 6-7 रुपए कमाती हो, मुझसे 10 ले लिया करो। रहने के? नहीं, लेकिन तुम यही समझ लेना कि मैं रहने के दे रहा हूँ। ये कहकर उसने जेब में से हाथ डाला और 10 रुपए का एक नोट निकालकर सलाखों में अंदर गुजार दिया। ये लो। गंगूबाई ने नोट ले लिया, लेकिन उसका चेहरा सवाल बना हुआ था। देखो गंगूबाई, मैं तुम्हें हर रोज इसी वक्त 10 रुपए दे दिया करूँगा, लेकिन एक शर्त पर। शर्त? शर्त यह है कि 10 रुपए लेने के बाद तुम खाना वाना खाकर अंदर सो जाया करो, रात को मैं तुम्हारी बत्ती जलती ना देखूं। गंगूबाई के होठों पर अजीबो गरीब मुस्कुराहट पैदा हो गई। हंसो नहीं, मैं अपने वचन का पक्का रहूंगा। ये कहकर वो ऊपर की मार खाने में चला गया। सीढ़ियों में उसने सोचा, मुझे तो ये रुपए हारने ही होते हैं, 200 ना सही 190 सही। कई दिन गुजर गए। हर रोज सबे दस्तूर उसकी टैक्सी शाम के वक्त बिजली के खंभे के पास रुकती। दरवाज़ा खोलकर वह बाहर निकलता। मोटे शीशों वाली एक ऐनक में से दाएं जानिब गंगूबाई को आहनी सलाखों के पीछे तख्त पर बैठी देखता। अपनी धोती की लांग ठीक करता, जंगले के पहुंचता पहुंचता और 10 रुपए का एक नोट निकालकर गंगूबाई को दे देता। गंगूबाई उस नोट को माथे से छूकर सलाम करती और वो 190 हारने के लिए ऊपर कोठे पर चला जाता। इस दौरान में 2-3 मरतबा रुपया हारने के बाद जब वो रात को 11 बजे या 2-3 बजे नीचे उतरा तो इसने गंगूबाई की दुकान बंद पाई। एक दिन हस्बे मामूल 10 रुपए देकर जब वो कोठे पर गया तो 10 बजे ही फारिग हो गया। ताश के पत्ते कुछ ऐसे पड़े कि चंद घंटों में ही 190 रुपयों का सफाया हो गया। कोठे से नीचे उतरकर जब वो टैक्सी में बैठने लगा तो उसने क्या देखा कि गंगूबाई की दुकान खुली है और वो लोहे के जंगले के पीछे तख्त पर यूं बैठी है जैसे ग्राहकों का इंतजार कर रही है। टैक्सी में से बाहर निकलकर वह उसकी दुकान की तरफ बढ़ा। गंगूबाई ने उसे देखा तो घबरा गई, लेकिन वो पास पहुंच चुका था। गंगूबाई, ये क्या? गंगूबाई ने कोई जवाब न दिया। बहुत अफसोस है, तुमने अपना वचन पूरा न किया। मैंने तो तुमसे कहा था रात को मैं तुम्हारी बत्ती जलती न देखूं, लेकिन तुम यहाँ इस तरह बैठी हो। उसके लहजे में दुख था। गंगूबाई सोच में पड़ गई। तुम बहुत बुरी हो, ये कहकर वो वापस जाने लगा। गंगूबाई ने आवाज़ दी, ठहरो सेठ। वो ठहर गया। गंगूबाई ने हौले हौले एक एक लफ्ज चबा चबा कर अदा करते हुए कहा, मैं बहुत बुरी हूँ, पर यहाँ चांगली भी कौन है? सेठ, तुम 10 रुपए देकर एक की बत्ती बुझाते हो, जरा देखो तो कितनी बत्तियाँ जल रही हैं। उसने एक तरफ हटकर गली के साथ साथ दौड़ती हुई जंगला लगी दुकानों की तरफ देखा।
एक न खत्म होने वाली कतार थी और बेशुमार बत्तियां रात की कफीस फिजा में सुलग रही थीं। क्या तुम ये सब बत्तियां बुझा सकते हो? उसने अपनी ऐनक के मोटे शीशों में से पहले गंगूबाई के सिर पर लटकते हुए रोशन बल्ब को देखा, फिर गंगूबाई के मटमैले चेहरे को और गर्दन झुकाकर कहा, नहीं गंगूबाई नहीं। जब वो टैक्सी में बैठा तो उसकी जेब की तरह उसका दिल भी खाली था। तो दोस्तों, ये थी मंटो की कहानी हारता चला गया। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।